एचएस फुल्का ने आज बीजेपी ज्वाइन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। पहला सवाल तो यही कि फुल्का साहब के बीजेपी में शामिल होने से पंजाब में बीजेपी को कितनी मजबूती मिली? फुल्का साहब बहुत बड़ा नाम है। उनका व्यक्तित्व संघर्षशील है और दिल्ली के कत्लेआम के दोषियों को सजा मिले, इसलिए उन्होंने 1984 से लेकर अब तक उनका संघर्ष जारी है। और जब एमएलए कोई व्यक्ति हो, आम आदमी पार्टी के फाउंडर भी हैं रहे वो, एमएलए और 84 के कत्लेआम के कातलों को सजा देने को में से किसी एक को चुनना था, जहां एमएलए रह सकते थे, जहां वकालत कर सकते थे। उस समय उन्होंने एमएलए शिप को छोड़ा और सज्जन सिंह के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें वकालत की। ये जो बात है हर पंजाबी के मन में भी है, दिल में भी है कि व्यक्ति ने 84 का एक कत्लेआम करने वालों के सजा दिलवाने के लिए एमएलए पद को छोड़ दिया था और संघर्षशील व्यक्ति है। लेखक भी हैं, बुलंद आवाज है, संघर्षशील हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति का आना स्वाभाविक रूप से पंजाब के अंदर एक अच्छा संकेत गया है सिख मसलों को, सिख भावनाओं को, कि हमेशा उन्होंने कदर की और विषयों को उठाया है और आवाज़ दी है। और ये पंजाब के लिए शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि उनके आने से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को नई गति मिलेगी। अश्विनी जी, फुल्का साहब की पूरी पहचान, जैसा आपने भी कहा कि 84 के विक्टिम्स को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर इस बात को उन्होंने इंश्योर किया कि जो लोग दोषी हैं उसमें से कई लोग आज जेल के अंदर भी बंद है। लेकिन सियासी तौर पे जो उनकी पहली पारी थी, बहुत प्री मेच्योर रिटायरमेंट हो गया उनका। लेकिन अब दूसरी पारी में बीजेपी के अंदर उनकी उपयोगिता क्या होगी? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या पंजाब में बीजेपी को किस तरह से हुआ? ऐसा कि जैसे आपने कहा ना कि पहली पारी बहुत छोटी रही, उसमें उनका त्याग है। किसी ने उनको एमएलए शिप छोड़ने के लिए नहीं कहा। दो चीजों में से एक को चुनना था, या तो वकालत करो या फिर एमएलए शिप। उन्होंने न्याय दिलाने के लिए एमएलए शिप को ठोकर मार दी, लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। ये इसी कारण अपना फुल्का साहब बड़े आदमी हैं। रही बात बीजेपी के अंदर, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हर कार्यकर्ता के लिए, हर नेता के लिए भूमिका तय है। और फुल्का साहब से मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार से लिप्त है, कानून का राज नहीं है पंजाब के अंदर, आए दिन पंजाब के अंदर फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। तो इससे मुक्ति पंजाब चाहता है और पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्त कराने में और बीजेपी के सरकार बनाने में जो भी मेरी भूमिका रहेगी, पार्टी जिस रूप से मुझे प्रयोग करना चाहेगी, मैं तत्पर हूँ। आप प्रधान हैं, आपने कुछ सोचा है उनके लिए कि किस तरह से उनको पॉलिटिकली, किस तरह से उनको 2027 में, अब 10 महीने रह गए चुनाव में, उनका पार्टी उनके भूमिका को पूरी तरह से उनका लाभ मिले, पार्टी के विस्तार में भी, पार्टी को मजबूत करने में भी पार्टी पूरा उनका प्रयोग करेगी। अश्विनी जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर रोज सवाल उठ रहे हैं। अब एक कस्टडी में मौत हुई है, उससे पहले गगनदीप रंधावा ने आत्महत्या की। क्या वाकई में पंजाब एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है वहाँ पे? देखो, मैं 2012 में भी एमएलए था, वर्तमान में भी एमएलए हूँ और पार्टी का बहुत लंबे समय अध्यक्ष रहा। कई सरकारें देखी हम लोगों ने, लेकिन इतनी नकम्मी सरकार आज तक नहीं आई। जेल के अंदर इंटरव्यू हो जाते हैं, कस्टडी में हत्या हो जाती है, पीट पीट के हमारा हत्या ही हुई ना, और उस व्यक्ति की हत्या होती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि डीएम के घर के बिजली को काटा है।
क्या इसका दोनों का आपस में कोई तालमेल तो नहीं? और पंजाब में कानून का राज नहीं है, पुलिसिया राज है, और पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। तो आप मानते हैं पुलिस स्टेट बन चुका है पंजाब? बिल्कुल राजनीतिकरण हो गया है। इतना ज़्यादा कमज़ोर ये पुलिस कभी भी नहीं थी। पंजाब की पुलिस बहादुर पुलिस थी, जिसने आतंकवाद के समय में बलिदान देके पंजाब को अमन और शांति की राह पर लेके जो लोग आए थे, पर आज निस्सहाय नजर आते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कठपुतली है। पंजाब तो दिल्ली से चलती है, पंजाब से नहीं चलती है। मान मुखौटा है बस। एक सवाल, प्रोक्योरमेंट शुरू हो रहा है, आड़तियों की समस्या है, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सिर्फ स्टेट का रोल इसमें नहीं है, इसमें सेंटर की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या? ऐसा कि सेंटर, जहाँ तक आड़तियों का सवाल है, अभी पिछले महीने ही उनकी एक वार्ता केंद्र में हुई थी और उनके कमीशन के पैसे में बढ़ोतरी भी की थी। लेकिन मेरा ये कहना है, जहाँ तक पंजाब सरकार का है, मान साहब पल्ला झाड़ने में मास्टर हैं। वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर, उन्होंने 4 साल में किया ही नहीं है, और केंद्र कभी भागा नहीं अपनी जिम्मेवारी से अभी भी। लेकिन मेरा आड़ती भाई बहनों से ये कहना है कि भाई इस समय जो दुनिया के हालात है, इसको ध्यान में रखिए। आपकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन कभी भी चर्चा से कोई भागा ही नहीं आपके साथ। तो आपका विषय ठीक हो सकता है, लेकिन ये समय ठीक नहीं है। किसान की फसल ठीक समय पर संभाली जाए। मौसम भी आजकल करवट ले रहा है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी बात को यहाँ रखना है वहाँ रखें, और हर एक बात का हल होता है, और हल निकलेगा भी। तो साफ तौर से सुनील शर्मा जी का कहना है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, भले ही उनकी मांग जायज हो, लेकिन उसको भी नज़र में ध्यान में रखना चाहिए, और आने वाले वक्त में सरकार उनसे वार्ता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। किया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। पहला सवाल तो यही कि फुल्का साहब के बीजेपी में शामिल होने से पंजाब में बीजेपी को कितनी मजबूती मिली? फुल्का साहब बहुत बड़ा नाम है। उनका व्यक्तित्व संघर्षशील है, और दिल्ली के कत्लेआम के दोषियों को सजा मिले, इसलिए उन्होंने 1984 से लेकर अब तक उनका संघर्ष जारी है। और जब एमएलए कोई व्यक्ति हो, आम आदमी पार्टी के फाउंडर भी हैं रहे वो, एमएलए और 84 के कत्लेआम के कातलों को सजा देने को में से किसी एक को चुनना था। जहां एमएलए रह सकते थे, जहां वकालत कर सकते थे, उस समय उन्होंने एमएलएशिप को छोड़ा और सज्जन सिंह के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें वकालत की। ये जो बात है हर पंजाबी के मन में भी है, दिल में भी है, कि व्यक्ति ने 84 का एक कत्लेआम करने वालों के सजा दिलवाने के लिए एमएलए पद को छोड़ दिया था, और संघर्षशील व्यक्ति है, लेखक भी हैं, बुलंद आवाज़ है, संघर्षशील हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति का आना स्वाभाविक रूप से पंजाब के अंदर एक अच्छा संकेत गया है सिख मसलों को, सिख भावनाओं को, कि हमेशा उन्होंने कदर की और विषयों को उठाया है और आवाज़ दी है, और ये पंजाब के लिए शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि उनके आने से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को नई गति मिलेगी। सुनी जी, फुल्का साहब की पूरी पहचान, जैसा आपने भी कहा कि 84 के विक्टिम्स को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर इस बात को उन्होंने इंश्योर किया कि जो लोग दोषी हैं उसमें से कई लोग आज जेल के अंदर भी बंद है। लेकिन सियासी तौर पे जो उनकी पहली पारी थी, बहुत प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो गया उनका। लेकिन अब दूसरी पारी में बीजेपी के अंदर उनकी उपयोगिता क्या होगी? क्या वो चुनाव लड़ेंगे, या पंजाब में बीजेपी को किस तरह से हुआ? ऐसा कि जैसे आपने कहा ना कि पहली पारी बहुत छोटी रही, उसमें उनका त्याग है।
किसी ने उनको एमएलएशिप छोड़ने के लिए नहीं कहा। दो चीजों में से एक को चुनना था, या तो वकालत करो या फिर एमएलएशिप। उन्होंने न्याय दिलाने के लिए एमएलएशिप को ठोकर मार दी, लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। ये इसी कारण अपना फुल्का साहब बड़े आदमी है। रही बात बीजेपी के अंदर, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हर कार्यकर्ता के लिए, हर नेता के लिए भूमिका तय है। और फुल्का साहब से मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार से लिप्त है, कानून का राज नहीं है पंजाब के अंदर, आए दिन पंजाब के अंदर फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, तो इससे मुक्ति पंजाब चाहता है। और पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्त कराने में और बीजेपी की सरकार बनाने में जो भी मेरी भूमिका रहेगी, पार्टी जिस रूप से मुझे प्रयोग करना चाहेगी, मैं तत्पर हूँ। आप प्रधान हैं, आपने कुछ सोचा है उनके लिए कि किस तरह से उनको पॉलिटिकली, किस तरह से उनको 2027 में, अब 10 महीने रह गए चुनाव में, उनका पार्टी उनके भूमिका को पूरी तरह से उनका लाभ मिले, पार्टी के विस्तार में भी, पार्टी को मजबूत करने में भी पार्टी पूरा उनका प्रयोग करेगी। अश्विनी जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर रोज सवाल उठ रहे हैं। अब एक कस्टडी में मौत हुई है, उससे पहले गगनदीप रंधावा ने आत्महत्या की। क्या वाकई में पंजाब एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है वहाँ पे? देखो, मैं 2012 में भी एमएलए था, वर्तमान में भी एमएलए हूँ, और पार्टी का बहुत लंबे समय अध्यक्ष रहा। कई सरकारें देखी हम लोगों ने, लेकिन इतनी नकम्मी सरकार आज तक नहीं आई। जेल के अंदर इंटरव्यू हो जाते हैं, कस्टडी में हत्या हो जाती है, पीट पीट के हमारा हत्या ही हुई ना, और उस व्यक्ति की हत्या होती है जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि डीएम के घर के बिजली को काटा है। क्या इसका दोनों का आपस में कोई तालमेल तो नहीं? और पंजाब में कानून का राज नहीं है, पुलिसिया राज है, और पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। आप मानते हैं पुलिस स्टेट बन चुका है? बिल्कुल राजनीतिकरण हो गया है। इतना ज़्यादा कमज़ोर ये पुलिस कभी भी नहीं थी। पंजाब की पुलिस बहादुर पुलिस थी, जिसने आतंकवाद के समय में बलिदान देके पंजाब को अमन और शांति की राह पर लेके जो लोग आए थे, पर आज निस्सहाय नजर आते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री कठपुतली है। पंजाब तो दिल्ली से चलती है, पंजाब से नहीं चलती है। मान मुखोटा है बस। एक सवाल, प्रोक्योरमेंट शुरू हो रहा है, आड़तियों की समस्या है, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सिर्फ स्टेट का रोल इसमें नहीं है, इसमें सेंटर की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या ऐसा कि सेंटर, जहाँ तक आड़तियों का सवाल है, अभी पिछले महीने ही उनकी एक वार्ता केंद्र में हुई थी और उनके कमीशन के पैसे में बढ़ोतरी भी की थी। लेकिन मेरा ये कहना है, जहाँ तक पंजाब सरकार का है, मान साहब पल्ला झाड़ने में मास्टर हैं। वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर, उन्होंने 4 साल में किया ही नहीं है, और केंद्र कभी भागा नहीं अपनी जिम्मेवारी से अभी भी। लेकिन मेरा आड़ती भाई बहनों से ये कहना है कि भाई, इस समय जो दुनिया के हालात है, इसको ध्यान में रखिए। आपकी मांगे जायज़ हो सकती हैं, लेकिन कभी भी चर्चा से कोई भागा ही नहीं आपके साथ, तो आपका विषय ठीक हो सकता है, लेकिन ये समय ठीक नहीं है। किसान की फसल ठीक समय पर संभाली जाए। मौसम भी आजकल करवट ले रहा है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी बात को यहाँ रखना है वहाँ रखें, और हर एक बात का हल होता है और हल निकलेगा भी। तो साफ तौर से सुनी शर्मा जी का कहना है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, भले ही उनकी मांग जायज हो, लेकिन उसको भी नज़र में, ध्यान में रखना चाहिए, और आने वाले वक्त में सरकार उनसे वार्ता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।